उसके अंदर एक अजीब तरह की शांति होती है। आप उससे बात कीजिएगा तो ज़्यादा बोलेगा नहीं, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होता है, मन बेचैन होता है। जो सो नहीं पाए तो माथा भारी लगेगा, सर भारी होगा, पर अंदर से एक अजीब तरह का संतोष लगता है कि आज हमने रात भर पढ़ा है। वो संतोष शायद नहीं मिलने वाला है कहीं और, ढूंढिएगा तो। जो काम करके संतोष मिलता है, बिजी रह के जो संतोष मिलता है, वो संतोष आपको खालीपन में नहीं मिलेगा। इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि आप बिजी हैं। जो इंसान बिल्कुल कोई काम उसके पास नहीं है, कुछ कर भी नहीं पा रहा है, वो इंसान उतना ज़्यादा मतलब वो भाग्यशाली नहीं है। आइए आइए, आइए। क्लास में क्यों हेलमेट लगा के आएंगे? सब लोग अपनी अपनी तैयारी में आ जाइए। आज पढ़ाएंगे पहले हम ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी। आज टोपोग्राफी पार्ट 2 होगा, कल टोपोग्राफी पार्ट 1 हो रहा था। आजकल फिल्म बनता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 है ना। पहले पुराने जमाने में क्या, अच्छा फिल्म आया है, तो हमको नहीं पता इस फिल्म के बारे में। तो हमको नहीं पता, इस मूवी के पहली बार सुन रहा हूँ। 2 बंटी बबली सुना हूँ लेकिन 2 नहीं सुना था। अच्छा आया है। ओ, अभी स्थिति ऐसी है ना हमारी 12 घंटे की क्लास की, मैं तो अपना नाम भूलने जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? तो मैं बोलता हूँ टीचर। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्मों में पार्ट 2 बन रहा है। एक जमाना था जब फिल्म एक पार्ट में ही खत्म हो जाता था। आज पहले पुराने जमाने के लोग एक धारा में जीवन का अंत कर देते थे। बड़ी संतोष था उनके अंदर, बड़ी गहरा उनके अंदर संतोष था, बड़ी बेचैन नहीं रहते थे। पर आज जितने हम आधुनिक हो गए उतना ही ज़्यादा हम बेचैन हो गए। सुविधाएं हमारी बढ़ गई हैं। हम एक पल में प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेते हैं। हम एक पल में वर्तमान में अमेरिका में इस समय क्या चल रहा है पता कर लेते हैं। एक सेकंड में पता कर लेते हैं। दुनिया एक गांव में बदल गया है। माँ अपने बेटे से वीडियो कॉल पर न्यूयॉर्क से बात कर लेती है डेली। हर माँ अपने बेटे से मिल ले रही है वीडियो कॉल के माध्यम से। फिर भी हम बेचैन हो गए। पहले लोग दूर भी रहते थे तो उतने बेचैन नहीं होते थे। चिट्ठी लिखी जाती थी, 15 दिन बाद चिट्ठी मिलता था, फिर भी उतने बेचैन नहीं थे। पर हाँ, हर पल मैसेज आ रहा है, फिर भी हम बेचैन हैं। क्योंकि इंसान एक सुविधाओं के साथ अपने संतोष को कम कर लिया है। संतोष को कम कर लिया है। जो मिल गया उससे ऊपर चाहिए, जो मिल गया उससे ऊपर चाहिए, कहीं कोई अंत नहीं है। ये हमारे बेचैनी का कारण है। ऊपर चाहिए, ये बेचैनी कारण नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि आप हमेशा कुछ अपर अचीव करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि हम जल्दी अचीव करना चाहते हैं। दिक्कत इस बात का है कि हम बिना मेहनत के अचीव करना चाहते हैं। हम जल्दी में हैं, हम जल्दी में हैं। IAS बन जाए जल्दी से। पड़ोस का जो व्यक्ति है अभी BMW या लाया है मसराती खरीद कर, मेरे पास अभी नैनो है। हम जल्दी में है कि उस मसराती को हम भी खरीद लें बिना में। वो आदमी पूरा जीवन काल रगड़ करा, मेहनत किया तो इतना पैसा कमाया तो मसराती है। 50 साल के कठिन तपस्या के बाद उसके पास मसराती है, और आप चाहते हैं कि मुझे 1 साल में मसराती मिल जाए। तो यहाँ पर बेचैनी का काम शुरू होता है। हमारे अंदर संतोष नहीं है ना। हम जल्दी से अचीव करना चाहते हैं। सोचना अच्छी बात है। आप अगर करोड़पति हो गए तो खरबपति का सोच रहे तो दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं रातों रात खरबपति बन जाना, यहाँ दिक्कत है। हम प्रोसेस फॉलो करना नहीं चाहते, यहाँ दिक्कत है। जिस प्रोसेस से आदमी खरबपति बना है आप उसी प्रोसेस से जाइए, बेचैनी नहीं होगी। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूँ? आप ऊपर सोचिए, कहते हैं संतुष्ट इंसान सूअर के समान होता है। संतुष्ट इंसान किसके समान होता है? सूअर के समान होता है। वो इंसान नहीं है। इस इंसान को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। एक पोस्ट बना के रखना चाहिए, ऊपर लेवल पे जाने की चेष्टा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस फॉलो करके जाना चाहिए, तो बेचैनी नहीं होगी। इसलिए हर इंसान एक जिंदगी में कई जिंदगी चलता है। एक जिंदगी में हमारा कई जिंदगी चलता है। पहले एक जिंदगी जीकर लोग मर जाते थे। आज पूरे जीवन में लोग 10, 12, 15 जिंदगी जीते हैं।
ये मैं आपके जीवन की बात बता रहा हूँ, 2 मिनट सुन लीजिए। कई जिंदगी लोग जीते हैं। यही वजह था कि पुराने फिल्मों में एक फिल्म में पार्ट 1 में समाप्त हो जाता था पूरी फिल्म। आज पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बन रहा है, उसका सीक्वल बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फिल्म आज कंप्लीट दिखा देंगे किसी को, वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि कहीं कोई जिंदगी का अंत ही नहीं है। पार्ट 2 बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हर इंसान के रियल लाइफ में भी पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। हद तो तब हो गई जब इंसान अपने परिवार में भी पार्ट 2 बना ले रहा है। ये हंसने वाली बात नहीं है, खतरनाक बात है। हम किस तरफ भाग रहे हैं कि हम अपने पारिवारिक जीवन में भी पार्ट 2 की व्यवस्था कर ले रहे हैं। ये सिर्फ पुरुष पहले पुरुष करता था ये काम, अब महिलाएं भी ये काम कर रही हैं। हम किस स्थिति में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये काम पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए। परिवार तोड़ रहे हैं, समाज को हम तोड़ रहे हैं। समाज का तोड़ना, परिवार का तोड़ना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। कोशिश करना चाहिए कि अंत तक परिवार समाज जुड़ा रहे, टूटे नहीं, है ना। अमेरिका में और इंग्लैंड में, विकसित देशों में, ये भूगोल का हिस्सा है, बता रहा हूँ, इस पर ऐसे निबंध आ सकता है लिखने के लिए। यूरोप में और अमेरिका में कई देश ऐसे हैं जहाँ परिवार संस्था नहीं है। परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी होते, बाल बच्चे भी नहीं होते। अमेरिका में परिवार का मतलब पति पत्नी होते हैं, बाल बच्चे नहीं होते। बाल बच्चा भी अलग रहता है, दादा दादी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और अमेरिका में ज़्यादातर पेशेंट मिलते हैं या तो पागलपन के या तो मोटापे के, या तो पागलपन के या तो मोटापे के, क्योंकि वो अपनी बात शेयर कर नहीं पाते। लाइफ स्टाइल ऐसा है कि मोटापा हो जाता है, या फिर बात शेयर नहीं करते तो पागल हो जाते हैं। परिवार है ही नहीं। तो अमेरिका इंग्लैंड में कई सारे पार्क हैं, ये भूगोल का हिस्सा बता रहा हूँ आपको, पढ़िएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले में। कई सारे ऐसे पार्क हैं जहाँ एक पब्लिक सेंटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पब्लिक सेंटर। और हर सैटरडे या संडे को वो खुलता है, जो संडे ही ऑफ होता है। सब लोग आते हैं पार्क में, और संडे को आइए, उस हॉल में 400-500 लोगों कैपेसिटी का हॉल होता है हर पार्क में। पार्क के कोने में बना होता है वो, उसमें सबको एंट्री मिलेगा उस दिन। 4-5 घंटे लोग एक दूसरे से मिलेंगे, दोस्ती करेंगे, एक दूसरे से अपनी बात कहेंगे। माइक भी होता है वहाँ लगा हुआ। अगर आपको ज़्यादा भड़ास निकालना है तो माइक में जाइए, खूब गुस्सा करके ट्रंप को बोलिए, बाइडेन को बोलिए, सब गंदा आदमी है, एकदम बिल्कुल खराब आदमी है, ताकि मन का भड़ास निकले, पागल ना हो जाए आप। इसके लिए ऐसा किया गया है। जिस परिवार संस्था को खोकर पछता रहा है अमेरिका इंग्लैंड, उसको पाने की कोशिश में है, पब्लिक सेंटर खोल रहा है। उसी परिवार संस्था को खोकर हम बड़े खुश हो रहे हैं, हम बड़े मॉडर्न हैं, हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। अगर तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ रहेंगे, देख लो, तो हम रहेंगे तुम्हारे साथ, या तो माँ बाप को चुन लो या तो हमको चुन लो। आज ज़्यादातर लव मैरिज के केस में महिलाएं ऐसा कर रही हैं, है ना। और इसलिए 95% लव मैरिज सक्सेस नहीं है, 95-97% डिवोर्स है। 2-4 साल के बाद आप अपने जीवन को या तो अकेले जिए या तो बेचैन हो जाइए। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं कि सर लव के अरेंज आप क्या राय देते हैं? हम बोलते हैं लव अरेंज दोनों चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लव भी करते हैं अगर आप शादी, तो आपको अरेंज में उसको बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदल पा रहे हैं तो 10 साल और वेट कर लीजिए, मनाइए गार्जियन को 10 साल, लेकिन रुके रहिए। अगर तब भी नहीं मानते तब अंतिम रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए, बात खत्म है। चूंकि 10 के लिए, एक के लिए आप 10 को नहीं छोड़ सकते। अगर एक जाएगी तो फिर कहाँ जाइएगा आप? किसके पास जाइएगा? या जाएगा एक तो किसके पास जाओगे आप? 10 के लिए एक को छोड़ा जा सकता है, पर एक के लिए 10 को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिर अकेले पड़ जाइएगा आप, उस परिवार में दोबारा आप जाने के मुँह लेकर नहीं जाइएगा आप, अगर छोड़ेगा या छोड़ेगी तो। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसा कभी नौबत आए तो अरेंज लास्ट में फाइनली उसको बदल देना है। किसमें? अरेंज में। ये एज ए टीचर राय दे दिया, क्लासरूम में राय सही था देना। चलिए, ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी, कुछ ज्ञान बढ़ा। तो अब कभी ऐसे आएगा, निबंध आएगा तो लिख देंगे आप। टूटता हुआ परिवार, टूटता हुआ समाज पर निबंध अगर आता है तो आप बेहतर निबंध अब लिखेंगे, वो सब एग्जाम्पल देंगे आप। अमेरिका वाला टीचर जब देखता है उसमें कि निबंध में जान डला हुआ है तो आपको अंक देता है वो। यूपीएससी कभी देंगे तो वहाँ तो निबंध के अंक जुड़ता है, बीपीएससी में तो नहीं जुड़ता। बीपीएससी में निबंध वाला अंक नहीं जुड़ता, लेकिन यूपीएससी में निबंध का अंक जुड़ता है। तो हम आपको इसलिए नहीं, इतना दिन जो क्लास लिए, सबसे ज़्यादा क्लास भूगोल की हुई है, हम इतना दिन में भूगोल खत्म किए, इसका एकमात्र मकसद था कि आपको सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ाना। वरना मेरी
अब ये इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मेरी वो क्वालिटी है कि 4 दिन अगर भूगोल आपको पढ़ा देंगे तो 12 में से 10 लड़वा देंगे आपको। 4 दिन भूगोल पढ़ा देंगे ना, तो बीपीएससी के पीटी में 4 दिन के भूगोल में हम 10 क्वेश्चन लड़वा देंगे 12 में से। इतना दिन की जरूरत नहीं था, लेकिन हमको जो पढ़ाए हैं कहीं कोई कटौती नहीं की है। इसलिए आप मेहनत से पढ़िए, हम जितना पढ़ाएं उसको अच्छे से करिए। हम लिख के देते हैं कि ये काम आपको यूपीएससी में भी आने वाला है। चलिए, ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी देखिए क्या होता है। मैं बता दूं कि ग्राउंड वाटर 2 प्रकार का होता है। ग्राउंड वाटर, एक अंडरग्राउंड वाटर। ग्राउंड 2 प्रकार का होता है, अंडरग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर में अंतर है। सुन के तो लग रहा हो कि दोनों सेम होगा सर, अंडरग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर, ये क्या अलग अलग है? ग्राउंड मतलब ग्राउंड, अंडरग्राउंड है ग्राउंड का मतलब क्या है? तो अंतर है। अगर ऐसा पानी, जमीन के अंदर का ऐसा जल, ऐसा वाटर जो मूवमेंट में हो, जिसमें थोड़ा थोड़ा गति हो, उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? ग्राउंड वाटर। लेकिन जमीन के अंदर अगर पानी रुका हुआ है एक जगह पे, उसमें मूवमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर को, हम लोग अभी अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी करते हैं। क्योंकि ग्राउंड वाटर में ही मूवमेंट है, और जिसमें मूवमेंट है वही आकृति का निर्माण कर पाएगा। रुका हुआ पानी कभी भी किसी आकृति का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी या ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर, क्योंकि मूवमेंट में वही होता है, और जो मूवमेंट में होगा वही कोई ना कोई आकृति का निर्माण करेगा। बात समझ में आ गया बात? तो ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर तो समझ में आ गया। मूवमेंट में हो तो, मूवमेंट में नहीं हो तो अंडरग्राउंड वाटर। क्लियर है? ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी को हम लोग कास्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं, हिंदी में भी कास्ट स्थलाकृति बोलते हैं। कास्ट स्थलाकृति, ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी यानी कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी, ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी मतलब कास्ट टोपोग्राफी, दोनों एक ही बात है। आपको एग्जाम में आएगा, कभी भी ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी के नाम से नहीं आएगा। वहां क्या मिलेगा ऑप्शन में आपको? कास्ट टोपोग्राफी, है ना। आप जानते हैं कि जो ग्राउंड वाटर होगा, क्या उसकी गति नदी के पानी जैसा होगा तेज? ग्राउंड वाटर में जो मूवमेंट होगा पानी में, क्या उसकी स्पीड नदी के धारा की जितना बराबर होगा? बोलिए, आप खुद क्या फील करते हैं कि पानी धरती के अंदर में जो पानी रिस रिस करके आगे बढ़ रही है, क्या उसकी स्पीड नदी के पानी के बराबर होगा? ऐसा लगता है आपको? ठीक है, इसका मतलब उसमें किसी चीज को काटने की क्षमता कम होगी, तोड़ने फोड़ने की क्षमता कम होगी। ये भी बात क्लियर हो रहा है? एकदम एक एक स्टेप समझते चलिए। इसका मतलब उसमें काटने छाटने की क्षमता कम होगी। काट छाट तो बिल्कुल नहीं करेगी मेरे ख्याल से। अगर कुछ करने का उसमें कुछ होगा तो क्या करेगी? घुलाएगी। यानी काटने छाटने का जो उसका प्रोसेस होगा वो सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा उसके पास काटने की ताकत तो है नहीं। जो रिस रिस करके, मान लीजिए आप बालू रख दें, यहाँ पर पानी गिराएं तो बालू में पानी रिस करके इस कोने से यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी मिट्टी हो कि पानी रिस रिस कर पहुँचे कैपिलरी एक्शन से। आपने नाम सुना है ना एक सर, फिजिक्स में एक पार्ट पढ़ना था हमें, केशिका क्रिया, केशिकत्व, एक चैप्टर था फिजिक्स में, है ना, एक चैप्टर था फिजिक्स में, है ना। टर्बुलेंट मोशन, लिक्विड फ्लो जो होता था उसमें एक पढ़ना था, सरफेस टेंशन भी पढ़ना था। उसी चैप्टर में हमको पढ़ना था विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, और एक चैप्टर हुआ करता था कैपिलरी एक्शन। 3 चैप्टर था लिक्विड वाले चैप्टर में। फिजिक्स में जो लिक्विड मोशन का जो चैप्टर था उसमें 3 चैप्टर पढ़ते थे हम लोग, एक विस्कोसिटी, दूसरा सरफेस टेंशन और तीसरा कैपिलरी एक्शन। समझ में आ रहा है ना? भूल गए होंगे आप लोग इस चैप्टर को, हो सकता है, पर हमें याद है क्योंकि मेरा ऑनर्स ही फिजिक्स रहा है। तो कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि पानी या लिक्विड यहाँ डालिए, उसके अगले छोर तक वो रिस करके पहुंच जाएगा। लालटेन के तेल में बत्ती को डुबाते हैं, बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, कौन सी क्रिया? केशिका क्रिया। तो भैया ये जो रिस रिस करके पानी आगे जा रहा है, क्या काट छाट कर सकती है? नहीं कर सकती।
बिल्कुल नहीं। ये कर क्या सकती है, घुला सकती है। आज कोई चीज घुलेगा तो अभी क्या होता है, कटना ही तो होता है। अभी क्या होता है, कटना, यानी इरोजन जो होगा भूमिगत जल के द्वारा, जो इरोजन होगा वो होगा किस प्रक्रिया के द्वारा, घुलन क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा होगा, घुलन क्रिया के द्वारा, सॉल्यूशन प्रोसेस के द्वारा ये काट छाट का काम करेगी। अगला बात क्या इसमें है, अगला बात है कि जब वर्षा का पानी जमीन पर गिरता है, जैसी जमीन को टच कर लिया उस सबको किस में रखेंगे, ग्राउंड वाटर में। किस में रखेंगे, ग्राउंड वाटर में। जब वर्षा का पानी, बारिश होने लगता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वर्षा का पानी उस CO2 से रिएक्शन कर लेता है। वर्षा का पानी उस CO2 से क्या कर लेता है, रिएक्शन। और कोई भी लिक्विड CO2 से रिएक्शन करने के बाद एक बेस्ट क्या बन जाता है, सोल्यूबल। सॉल्यूट और क्या होता है, और विलेय और विलायक पढ़ोगे ना। घुलने वाला को बोलते हैं विलेय, अब विलायक बोलते हैं घुलाने वाला को। और कोई भी घुलाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाए तो एक बेस्ट सॉल्यूबल बन जाता है, मतलब एक अच्छा विलायक बन जाता है। तो जो वर्षा का पानी है वो रास्ते में वायुमंडल के CO2 से रिएक्शन कर लेता है, जिससे वो बेस्ट घोलक बन जाता है। जैसी धरती पर आता है नीचे की मिट्टी को क्या कर देता है, घुलाने लगता है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। पहला क्या हुआ, घुलन क्रिया होगा। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, CO2 से रिएक्शन करके बेस्ट विलायक बन जाएगा। और तीसरा, क्या वर्षा का पानी या ग्राउंड वाटर उस क्षेत्र में घुलन क्रिया कर पाएगी जहाँ के क्षेत्र पूरा चट्टानी क्षेत्र हो, पूरा एरिया क्या हो, कठोर चट्टानों का हो, हार्ड रॉक से बना हो। क्या बारिश होगा वहाँ तो क्या उस क्षेत्र को घुला पाएगा? या कोई ऐसा मिट्टी हो जो काफ़ी कठोर हो, वहाँ भी मिट्टी को घुला पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये जो ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी बनेगा वो वहाँ बनेगा जहाँ की मिट्टी घुलनशील हो, जहाँ की मिट्टी में चूना और नमक ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यानी इस तरह की आकृति वहीं मिलेगा जहाँ की मिट्टी घुलनशील हो। हर जगह ये वाला आकृति नहीं मिलेगा। जब तक घुलाएगा नहीं, काटे छाटेगा नहीं, तब तक आकृति बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो एक बार एग्जाम में आया हुआ है, मेंस में, BPSC मेंस ज्योग्राफी ऑप्शनल में आया हुआ है 63वीं में। पेपर मेंस का देखिए 63वीं का ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कास्ट टोपोग्राफी कहाँ बनेगा, किस किस कंडीशन में बनेगा, लिखें। और कुछ महत्वपूर्ण कास्ट टोपोग्राफी का नाम लिखें। क्या लिखें? नाम लिखें। तो ये क्वेश्चन आसान था। वैसे एक क्वेश्चन आता है टोपोग्राफी से, एक क्वेश्चन ऑप्शनल में भी आता है, और आप में बस 2 ही क्वेश्चन पूछेगा। GS में अगर पूछेगा तो सीधे पूछेगा कि यारडांग किससे बनता है, जुगेन किससे बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। या मैच द फॉलोइंग में आएगा, इधर देगा 4 आकृति, इधर देगा नदी, हिमनद, भूमिगत जल, मिलाइए कौन किससे बनता है। समझ में आ रहा है बात? यानी कास्ट टोपोग्राफी वहीं मिलेगा जहाँ की मिट्टी में नमक और चूना है। यानी चूना प्रधान चट्टान जहाँ मिलेगा, लाइम डोमिनेटेड स्ट्रक्चर जहाँ मिलेगा, वहीं पर इस तरह की आकृति बनेगा। भारत में इस तरह की आकृति ज़्यादातर मेघालय में पाया जाता है। इस तरह का जमीन जहाँ पर चूना ज़्यादा हो वो कहाँ मिलता है? मेघालय में, या फिर तटीय क्षेत्रों में, या फिर समुद्र के किनारे इस तरह की आकृति देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर जो कास्ट टोपोग्राफी है इंडिया में कहाँ मिलेगा? मेघालय में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेघालय में। वैसे बात करेंगे पूरे दुनिया की तो यूरोप में एक सागर है, एड्रियाटिक सी। यूरोप में एक सागर है इटली के पास, इटली के ईस्ट में, इटली के पूरब में एक सागर है, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर के आसपास इटली में इस तरह की आकृति बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा इंग्लैंड के भी कुछ एरिया है जहाँ ये मिलता है। इसके अलावा अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान के आसपास का कुछ क्षेत्र है, वहाँ भी इस तरह की आकृति मिलता है। तो कास्ट टोपोग्राफी दुनिया में बहुत कम ही मिलता है, लेकिन वहीं मिलता है जहाँ पर चूना प्रधान चट्टान ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर है? तब कंडीशन भी समझ में आ गया। UPSC आपको इसी तरह का प्रश्न पूछेगा कि भैया इनमें से कास्ट टोपोग्राफी किस किस कंडीशन में बन सकता है। 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे देगा, और नीचे देगा केवल 1 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 सही है। यानी UPSC BPSC में यही अंतर है कि UPSC अपने ऑब्जेक्टिविटी में सब्जेक्टिविटी डाल देता है, अब BPSC एकदम शुद्ध विशुद्ध ऑब्जेक्टिव रहता है। कांग्रेस 66वीं का क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
एनी वे से, मतलब बता दो ना, बीपीएससी का 90 प्रश्न ऐसा होता है जो लड़का कभी कोचिंग ना ले वो भी बना ले, इतना आसान इजी क्वेश्चन होता है। अगर 90 तक आपका मार्क्स आ रहा है इसका मतलब आप ठीक विद्यार्थी, क्या मतलब आप एवरेज से ही नहीं, बिलो हैं आप, 90 तक आ रहा है तो। बीपीएससी में अगर 100 पार कर रहा है तो आप ठीक है, एवरेज हैं, मतलब आप अच्छा विद्यार्थी माने जाएंगे। 110 पार कर रहे रियल में आप हर साल, इसका मतलब आप रियल बेहतर विद्यार्थी थे। समझा रहा बात? विशुद्ध ऑब्जेक्टिव आता है सीधे। पटना से कौन नेतृत्व किया स्वतंत्र क्रांति का, 53 से 55 पूछा करो और मरो का नारा किसने दिया, यही तो बीपीएससी है। और उससे आपको पूरा भय लग रहा है, डर लग रहा है। हाँ तो इसीलिए तो हम वो नहीं कर रहे हैं, हम आपको हम कह रहे हैं कि आप लोग, हम आपको डेमोरलाइज नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि रोज तो गुरु मंत्र देते हैं कि प्रीवियस पेपर बनाओ, रोज आगे क्या बोलते हैं, तो 90 क्वेश्चन रिपीटेड है। ऐसा कितना क्वेश्चन है, 90। अब बाकी बच गया 10, 10, 20। ये 20 तक पहुंचाने के लिए फिर आपको पढ़ना है। उसके लिए करंट अफेयर पढ़िए अच्छे से, साइंस पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए अच्छे से, अब प्रीवियस पेपर को भगवान बना के पढ़िए। इतना कर लिए तो फिर तो उत्तर भारत के किसी भी आयोग का पीटी ना रोकेगा आपसे। जिसका प्रीवियस पेपर कमांड है ना, करंट अफेयर, उत्तर भारत में जितने आयोग है कहीं भी फॉर्म भरिए आपका पीटी नहीं रुकेगा, ये मेरा गारंटी है। खाली प्रीवियस पेपर और करंट। थोड़ा सा जिस स्टेट में जाइए, एक आध सप्ताह स्टेट स्पेशल भी देख लीजिए। इतना अपमान मत कीजिए दूसरे स्टेट को, जहाँ भी रहे आप उसके बारे में पढ़ भी नहीं रहे हैं, ये तो उस आयोग का अपमान है ना जी। कास्ट, टोपोग्राफी, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या क्या बनाता अब उस पर आते हैं, तो नोट कर लीजिए। घोल रंध्र, दूसरा घोल रंध्र लिख देंगे, बिलियन रंध्र, हिंदी भी लिख देते हैं, अंग्रेजी भी लिखते हैं। डोलाइन, आप चिंता ना करें, डोलाइन जरूर लिखेंगे। पोलजे, पोनोर, पोनोर, इवाला, इवाला। अंग्रेजी केवल यही दोनों का लिखना है, बाकी सबका अंग्रेजी में भी वही होता है। डोलाइन, पोलजे, पोनोर, इवाला, इवाला, सॉल्यूशन होल, पॉट होल, बाकी सब सेम है। ये जो नाम लिखा हूं ना, सुनो, कल मैंने कहा था ना कि पवन के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति और निक्षेपण से अलग बताया था। इरोजनल शेप और डिपोजिशनल दोनों अलग लिखवाए थे। इसमें भी केवल इरोजनल और डिपोजिशनल ही बनता है। तो इरोजनल में ये सब आएगा। ये जो आकृति लिखा हूं ना, ये भूमिगत जल के कटाव से निर्मित स्थलाकृति, भूमिगत जल के कटाव से निर्मित स्थलाकृति यानी इरोजनल टोपोग्राफी है। ये कास्ट स्थलाकृति में क्या है, इरोजनल है, डिपोजिशनल नहीं है। क्लियर है? ये इरोजनल है, डिपोजिशनल नहीं है। इरोजनल है, डिपोजिशनल नहीं। इरोजनल है, डिपोजिशनल में लिख लो भी, लिख लो, ऊपर में हेडिंग डाल दीजिए इरोजनल, मतलब कि अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति। क्लियर है? डिपोजिशन में लिखिए, निक्षेपण वाले में, निक्षेपण वाले में लिखिए कौन कौन है भैया, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट नंबर 2 में लिखिए, अंग्रेजी में भी स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक टाइट, स्टेलेक माइट, केफ पिलर, केफ पिलर यानी स्टेलेक माइट,
स्टेलिक माइट, कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ और बालू पत्थर कटक, बालू पत्थर कटक यानी सैंड स्टोन रीज, सैंड स्टोन रीज। उतारिए, घबराइए मत, छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि मिटा देंगे तुरंत। सोच रहे हैं कि सर आराम से छिपा रहे हैं लिख के, होता है आजकल, लिखते रहिए ना, कुछ लोग को शक रहता है मैं गलत लिख रहा हूँ, तो कोई आ जाए वहाँ पर तो ऐसे कर लेगा हाथ, बच्चा करता जनरली। इसे व्यक्तिगत अनुभव से बोलता हूँ, जो बोलता हूँ किसी का कॉपी नहीं बोलता हूँ, जो महसूस होता है। हम गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। गांधी जी ने कहा कि आप वही करें, जब कोई काम करने जाएं तो उसको दूसरे पे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो अपने ऊपर पहले करके देखिए, अगर सच में फायदेमंद है तो बताइए, वरना मत बताइए। तो मैं जो भी बोलता हूँ ये मेरा भोगा हुआ सच होता है, सोचा हुआ सच नहीं होता है। कुछ लोगों का 3 तरह का सच है, एक देखा हुआ सच, एक मन में सोच ले कि ऐसा होता होगा और उसको सच बना लिए, एक होता है कि नहीं रियल में फील किया आपने उस सच को, सारा सच। मैंने आपके लाइफ में जो भी सच है भोगा हुआ है। अच्छा, अमीरी तो भी आया नहीं होगा, हम भी गरीब हैं अभी तक। इंदौर में आया था, इंदौर में अमीरी आया, अब पटना में आ गया गरीब। कोई बात नहीं, भगवान करेगा अगली बार एसडीएम बनिएगा तो और ज्यादा समय के लिए आएगा। राजा तो गरीब होता है, सीएम बनिएगा तो गरीब रह जाइएगा। हो गया, बन गया जी। ये सब सुना था पहले नाम, मिटा दें। कोई बात नहीं, समझ गए। बहुत अच्छा बात लेकिन बोले, इंदौर में गरीबी अमीरी आया था। अच्छा, इंदौर के बारे में आप बात कर रहे हैं, इंदौर के बारे में कुछ विशेष बात बताइए तो। आप नहीं, आप बताइए। खाने पीने का नहीं, कुछ ऐसा बताइए। जलेबी ऐसा नहीं, ना ना, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। 5वीं बार। अच्छा, एक सबसे पूछ रहा हूं आप लोगों से, संतोष जी बताएंगे इंदौर किस पठार पर है? संतोष जी बताएंगे, आज व्यक्तिगत रूप से इसको पूछेंगे। हाँ, लिखवाया हूं मैं, इंदौर किस प्लेट्यू पर है? मन में सोच के रखिए ना। इतना पड़ोसी, इंदौर किस पठार पे है? इधर गर्ल्स में आप तो भूगोल पहले से ही पढ़ के रखे हैं। बिंधन का पठारे नहीं है, बुंदेलखंड या बघेलखंड। और कोई? इधर से मलवा आंसर आ गया, मालवा का पठार भी आंसर आया हुआ है, अब बुंदेलखंड भी आया हुआ है, बघेलखंड भी आया हुआ है, उधर बिंधन का पठार भी आ गया, दक्कन के पठार। देखिए सारा पठार बताइए धीरे धीरे। इसके बाद अब जो बच गया उसको भी ले लीजिए नाम, छोटनागपुर का पठार। कोई बोलिए, बोलिए बोलिए, छोटनागपुर का पठार कौन? अच्छा, मेघालय का पठार, ओ मालवा के पठार। हाँ, मालवा के पठार पर इंदौर, उज्जैन और भोपाल तीनों है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल तीनों मालवा के पठार पे है। सतपुड़ा चलिए, अच्छा है। देखिए इधर आते हैं, बढ़िया है। देखिए आ रहा है तो अच्छी बात है कि आप आके बोलिए, है ना। अब देखिए, ठीक है,
ये जब बारिश होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड सब मिल जाएगा, अभी बताओ एक्टिव सोल्यूबल बन जाएगा, वो एक सक्रिय घोलक बन जाएगा, तो ऊपर की मिट्टी को क्या करेगा, खुला देगा। और घुलाएगा तो कुछ प्याली जैसा इस तरह की जगह जगह पर क्या बन जाएंगे, गड्ढे। तो पटना में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको मेघालय में जाइएगा तो इस तरह का गड्ढा आपको मिलेगा। तो प्याली नुमा छोटे छोटे जो गड्ढे हैं उसी को बोला जाता है घोल रंध्र। क्या बोलते हैं उसको, घोल रंध्र। हो गया क्लियर, नहीं समझ में आया? घुलाते घुलाते और ज्यादा घुला दे तो गड्ढा क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाएगा। ये गड्ढा क्या हो जाएगा जी, और बड़ा हो जाएगा, एक गड्ढा और बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं विलियन रंध्र। क्या बोलते हैं इसको, विलियन रंध्र। उसी में बिलियन रंध्र भी बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? भाई ऑनलाइन वाले भी एक बार बोल देना यस नो कुछ भी कि सर हाँ समझ में आ रहा है। अब मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं अच्छे से। अब कोई तेज वाला शिकायत ना आप लोगों का है कि सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं, आराम से बोल रहा हूँ। अगर कुछ छूट जाए तो बोल देना वहाँ से मैसेज करके, सर दोबारा बोल दीजिए, बोल देंगे, क्योंकि मैसेज में पढ़ रहे हैं आप लोगों का, है ना। समझ में आए तो जरूर बोलिएगा यस सर समझ में आ रहा है। अच्छा लगे तो भी लिखिएगा गुड सर बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब बहुत अच्छा लगे तो अपने 50-60 मित्रों को ही बता दीजिए कि क्लास चल रहा है, जुड़ जाओ सब, है ना। क्योंकि हमारा मकसद है कि जो भी लड़का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉप 100 में 90 बच्चा वही रहे जो मिशन 50 से इनडायरेक्ट डायरेक्ट में जुड़ा रहे। बाहर का लड़का मात्र 10 हो, हम तो चाहेंगे 100 में 100 हमारा ही टॉप 100 में मैं ही हूँ, मिशन 50 ही रहे, लेकिन फिर भी 90 लड़का रहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट दोनों मिला के। इसलिए भैया ऑनलाइन भी मेरे लिए उतने ही प्रिय जितना ऑफलाइन, इसलिए ऑनलाइन वाले ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसलिए कभी कभी यस सर नो सर लिखते रहना ताकि लगे कि आप लोग देख रहे हैं। बिलियन रंध्र, अब बिलियन रंध्र अगर और गहरा हो जाए कितना तक, 25 मीटर तक, कितना तक हो जाए, 25 मीटर तक और गहरा हो जाए, और गहरा हो जाए। अब घुलाते घुलाते एक ही गड्ढा में और घुलन क्रिया होगा, और गहरा हो जाए तो उसी को बोलते हैं डोलाइन। कितना आसान है। सब लोग सोच रहे होंगे कि टोपोग्राफी चैप्टर तो भूगोल का सबसे इजी चैप्टर है। नहीं जी, एक ही गड्ढा में और गड्ढा हो गया तो बिलियन रंध्र, और गड्ढा हो गया तो सिर्फ डोलाइन। अब सोच रहे हैं कि सर क्या है, चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ ज्योग्राफी तो नहीं रख लेना पड़ेगा फिर से। एक फिक्स है 38 नंबर का, 50 नंबर का एक क्वेश्चन टोपोग्राफी से हर साल फिक्स है। ना ना ऐसा नहीं करिएगा, टफ भूगोल आसान नहीं है, एक चैप्टर देख के मत अंदाजा मत लगा दीजिए। इसको बोलते हैं डोलाइन। जब और गहरा हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, डोलाइन। आराम से बनाइए चित्र, कोई दिक्कत नहीं है। समय कुछ भी लग जाए लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। और गहरा हो जाए, इसको उतार लिए ना, उतारिए आराम से उतारिए। कॉपी लेके जब भी ऑनलाइन क्लास देखिए आप लोग तो कॉपी और कलम लेकर देखिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। न कि कान में ईयरफोन लगा के सो गए आराम से सुन रहे, इससे फायदा नहीं होगा। ऑनलाइन वालों कान में ईयरफोन लगा के क्लास ले रहे होंगे मेरा, उससे लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि क्लास ज्योग्राफी की है, इतिहास की नहीं है, इसमें फोटो बनाना पड़ता है। अब बिना फोटो बनाए भूगोल समझ में आपको नहीं आएगा। बिना मैप और बिना डायग्राम के अगर कोई भी भूगोल पढ़ता है या पढ़ाता है तो उस सब सिर्फ बेकार काम है और कुछ नहीं है। इसलिए डायग्राम आपको आना चाहिए, बिना डायग्राम के ज्योग्राफी आप सीख ही नहीं सकते। अब जब तक घोल रंध्र को आप नहीं देखेंगे तब तक आपको घोल रंध्र समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज आप लोग कॉपी कलम लेकर ही देखें, ये मेरा स्ट्रिक्ट आदेश है आपके लिए। चलिए क्या बना ही रहे हैं, जल्दी बने जाए। अभी लाइन खींचना है गड्ढा बना के, इतना कौन टाइम लग रहा है। इसको भी लाल पीला कर रहे हैं क्या कि लाइन ये वाला पीला से, गड्ढा हरा से, और लिखेंगे ब्लू से, लाल से। वहां ना चलेगा बीपीएससी में बुल्लू और काला, बुल्लू है ना जी, बुल्लू और काला वहां नहीं चलेगा, बुल्लू और पियर नहीं चलेगा। वहां पीला को क्या बोलते हैं, हरा में ठीक बोलते हैं, हरियर ही बोलते हैं।
लाल ही है बेचारा, ठीक रखे। लाल और काला, ये नहीं, काला बदला करिया है ना, करिया रंग है। लाल को नहीं बोलते, ललका। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लाल तो है ना, अस्तित्व तो बचा के रखा है। पीला नहीं, बचा नहीं पाया अस्तित्व, पियर हो गया वो। हो गया, अगला चलिए। अब नहीं देंगे टाइम, अब पड़ोसी से बना लेना। और गहरा हो जाए, रुक जाओ रुक जाओ, और गहरा हो जाए, और इसकी चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक हो। घुलते घुलते इसकी चौड़ाई, मैंने घुलाएगा तो नीचे भी घुलाएगा, अगल बगल भी तो घुलाएगा, तो चौड़ाई बढ़कर कितना हो जाए, मैक्सिमम। मैक्सिमम मैंने 1 किलोमीटर से कम ही रहे, पर 1 किलोमीटर हो जाए, इसको बोलते हैं इवाला। क्या बोलते हैं इसको, इवाला। 1 किलोमीटर तक हो तो क्या बोलते हैं इसको, चौड़ाई। जब इस रंध्र की चौड़ाई 1 किलोमीटर तक हो जाए तो क्या होता है, इवाला। क्या पोलजे भी नहीं बता रहा हूं, इवाला बताया हूं। हम बता रहे पोलजे ही बताएंगे। 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो पोलजे, मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक हो तो क्या बोलेंगे, इवाला। 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो पोलजे, 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो पोलजे। अब 2 गड्ढा से भी काम चल सकता है, जो नहीं टीचर 5 गड्ढा बनाया तो हम भी 5 को बनाएंगे, ऐसा बात नहीं है। इवाला, चलो मिटा डाला। अब आइए, एक किलोमीटर से ज्यादा हो जाए, कॉपी की चिंता ना करें, भूगोल कॉपी भरता ही है। इसको बोलते हैं भैया पोलजे। क्या बोलते हैं इसको, पोलजे। 1 किलोमीटर से ज्यादा, गड्ढे की चौड़ाई मोर देन 1 किलोमीटर, मोर देन 1 किलोमीटर, तो क्या बोलते हैं उसको, ये झील जैसा दिखता है भाई। ये कैसा दिखता है, इसमें अगर पानी भर जाए, भरेगा ही, क्यों नहीं भरेगा, गड्ढा है तो बारिश में तो पानी भरेगा ही, तो कैसा लगता है, ये झील जैसा लगता है। ये हो गया, इवाला हो गया। डोलाइन भी छोटा मोटा तालाब की तरह लगता है, डोलाइन भी। इसमें अगर कूद गए, तैरना नहीं है तो डूब भी सकते हैं। हाँ, और 1 किलोमीटर जो चौड़ा है वो गहरा भी तो होगा, क्यों भाई, मतलब इसे इवाला, डोलाइन से लेके इवाला पोलजे तक आप डूब सकते हैं अगर तैरना नहीं आता। लेकिन घोल रंध्र में आपका पैर भी नहीं भीगेगा। नहीं तैरना कैसे, चौड़ा 1 किलोमीटर में तो तैर ही लेंगे आप। 1 किलोमीटर चौड़ा तालाब में नहीं तैर पाएंगे। हाँ ये भी है। हाँ नीचे अगर जाइएगा तो फिर पैर अंदर फंसेगा उसमें, लेकिन अंदर कहाँ जाइएगा, पानी के ऊपर रहिए, अब फिर तैरते हुए आ जाइए बाहर, पानी पर जाइए, पानी पर ही तैरते हुए बाहर आ जाइए। और गाँव में तो बच्चे भी अजीब अजीब टाइप के होते हैं। अगर आपको तैरना नहीं आता और तैरना उसको आता है और कूद जाएंगे बीच में, सर अंदर अंदर तैरते रहेंगे, सर निकाल, इतने पानी है कूदो ना, इतना ही पानी है कूदो ना, और कूद के कहे कूदवा देंगे आपको। और पानी उसमें ज्यादा था, वो तैर रहा है अंदर अंदर, खड़ा वाला तैरना अलग होता है, वो अंदर तैर रहा है, बोले अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इतना ही पानी है, और उससे तिगुना पानी है नीचे। अब वो कूद गए, 2-3 पानी पी लिए, फिर वो बोलेगा कि, तब वो निकालेगा, फिर बाद में देखो हम थे तो बचा लिए ना, आज ना होते तो तुम कहाँ होता पता है। गांव के बच्चे भी अजीब तरह के, मतलब तूफानी टाइप के होते हैं नहीं, उनसे पाला अगर पड़ जाता वो किसी को डुबा सकते हैं। इसी चक्कर में चलिए कोई बात नहीं। वैसे नदी किनारे के लोगों को तैरना आना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकता है आपको तैरने का।
चलिए आगे आइए, मुझे आता है इसलिए बता रहा हूं, आगे आइए। नेक्स्ट आगे आते, छोड़िए। पोनोर, पोनोर अगला क्या है भैया? सुनो, कभी कभी होता क्या है, कभी होता क्या है कि इस तरह का मिट्टी अंदर मिल जाता है कि जो पानी इवाला में, पोल्जे में, डोलाइन में जो पानी होता है, वो पानी अंदर अंदर रिस करके नदी की तरह चलने लगता है, अंदर अंदर रिस करके नदी की तरह चलने लगता है, अंदर ही अंदर। उसी नदी को, जो अंडरग्राउंड रिवर है, उसी को पोनोर कहा जाता है। अंडरग्राउंड रिवर को ही क्या बोलते हैं? पोनोर। अंडरग्राउंड रिवर। कहीं कहीं मिट्टी ऐसा होता है, कहीं कहीं पोरस सॉइल होता है। पोरस समझते हो ना, छिद्रदार, छिद्र वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं? पोरस मिट्टी। तो पोरस मिट्टी जहां मिलता है ना, वहां पर धीरे धीरे रिस करके पानी यहां से वहां ट्रांसफर होने लगता है, अंदर ही अंदर। जो कहाँ होता है? घोल रंध्र के या बिलियन रंध्र के, डोलाइन के, इवाला के, पोल्जे के, कहीं भी हो सकता है। उसके गड्ढे से अंदर ही अंदर पानी रिसने लगता है और चलने लगता है। उसकी गति इतनी कम होती कि पता नहीं चलेगा। उसी नदी को, अंडरग्राउंड रिवर को क्या बोलते हैं? पोनोर। उसी अंडरग्राउंड रिवर को क्या बोला जाता है? पोनोर। अंडरग्राउंड रिवर को क्या बोलते हैं? पोनोर। पोनोर हो गया। इरोजनल तो हो गया ना, मतलब समझ तो गए ना। सब में बना लो ये वाला। कितना आसानी से हमारा खत्म हो गया। मतलब एग्जाम में तो कहाँ पूछेगा ये, पीटी में तो सीधे ये पूछेगा ना कि पोनोर किससे बनता है। तो मेंस में ऑप्शनल में आएगा, है ना। मेंस कहाँ आएगा? ऑप्शनल ज्योग्राफी अगर आपका है तो पूछेगा वो। जीएस ऑप्शनल में तो ज्योग्राफी पूछता भी है, तो वो पूछता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मतलब कि ज्योग्राफी है ऐसा जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जैसे भारत में कृषि के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं और कृषि सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो दोनों शामिल हो गया। गरीबी के, भारत की, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि बिहार का भूगोल बिहार की गरीबी का मूल कारण है? बिहार की ज्योग्राफी क्या बिहार के गरीबी का कारण बन सकता है? आपको लगता है तो बताइए कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशन जिसके कारण बिहार में गरीबी है। तो आपको लिखना पड़ेगा बिल्कुल यह बात सत्य है कि बिहार की गरीबी के ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं। वहाँ लिखना पड़ेगा कि बिहार गरीबी के तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति भी बिहार की गरीबी में अपना योगदान देती है। आपको ऐसा नहीं बोलना कि सब भौगोलिक स्थिति जिम्मेवार है जी, ऐसा मत लिखिए कि आंसर में कि सारा जिम्मेवार गरीबी का भौगोलिक स्थिति है, ऐसा मत लिखिए कि ऐसे तो बिहार में गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण बिहार की भौगोलिक स्थिति भी है, जिनमें से प्रमुख निम्नवत है। और लिख लीजिए नंबर 1, 2, 3, 4 लिखिए। बिहार की जो उत्तर बिहार है वो पहाड़ी संरचना है, दक्षिण बिहार पठारी संरचना है जहाँ प्रॉपर तरीके से कृषि नहीं की जाती। बिहार की नदियों में, बहुत सारी नदियों में तटबंध नहीं है, जिससे नदियाँ रास्ता बदलती है, जिससे कृषि का एक बड़ा नुकसान होता है, आवास का एक बड़ा नुकसान होता है। समझा रहा बात में? इस तरीके से आपको लिखना होगा। बाढ़ में फसल डूब जाता है, खराब हो जाता है, या तो मानसून का अनिश्चितता है जिसके कारण सही से खेती नहीं हो पाता। उसके अलावा बिहार में चट्टानों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उतना ज़्यादा खनिज नहीं मिलता, मिनरल्स कम मिलते हैं। झारखंड के अलग होने के बाद कहीं ना कहीं बिहार की भौगोलिक स्थिति के कारण, मिनरल्स के कम मिलने के कारण बिहार में गरीबी है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता था, वो भी कब तक? 63वीं तक। 64वीं से वो भी ट्रेंड बदल दिया। 64वीं, 65वीं, 66वीं, ये 3 साल का मेंस का पेपर मैंने देखा तो जीएस सेकंड पेपर में जो ज्योग्राफी का सेक्शन था वहाँ ज्योग्राफी गायब है, केवल इकोनॉमिक्स पूछा है। केवल 3 साल से क्या पूछ रहा है? इकोनॉमिक्स। और भी इकोनॉमिक्स में भी वो इकोनॉमिक्स गायब कर दिया। ट्रेडिशनल इकोनॉमी अब नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? करंट इकोनॉमी। यानी पहले बीपीएससी के सिलेबस में फर्स्ट पेपर के सेकंड सेक्शन में खाली करंट था, अब सेकंड पेपर के भी सेकंड सेक्शन क्या हो गया? करंट ही हो गया, पर इकोनॉमिक करंट।
जैसे पिछले बार पूछ लिया कि एमएसएमई का जो आत्मनिर्भर भारत योजना चलाया मोदी जी ने, उसमें जो एमएसएमई का जो न्यू डेफिनेशन दिया है वो डेफिनेशन लिखिए, और कैसे वो आत्मनिर्भर भारत को बेहतर करने में एमएसएमई मदद कर सकता है, ये लिखिए। तो क्या था, इकोनॉमिक्स था क्या, ये करेंट इकोनॉमी था। तो इस तरीके, तो आपको थोड़ा सा अब बीपीएससी को लेकर अगर 56-59 में पेपर आपने दिया है या जाना है और अब आपको पेपर देना है, तो आपको नए सिरे से बीपीएससी मेंस के लिए आपको सोचना होगा। ये सब चीज़ मैं इसलिए बताता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आप प्रीवियस पेपर संदर्भ प्रकाशन और ये प्रकाशन करके प्रीवियस पेपर पढ़ के अब कुछ सेक्शन को कर पाएंगे। आप प्रीवियस पेपर जीएस का सॉल्व पढ़ लेते हैं, बीपीएससी का सॉल्व पेपर पढ़ के जाते हैं तो कुछ सेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी सेक्शन के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। 114 228 नंबर अब आपका क्या है, केवल करंट अफेयर है। पहले 114 नंबर करंट होता था, अब 228 नंबर आपका करंट है, इसलिए आपको 600 में 228 खाली करंट है। सोचिए कितना बड़ा रेशियो इसका है। और पॉलिटी भी अब क्या कर रहे हैं, करंट ही पूछ रहे हैं, कुछ सेक्शन करंट से जोड़ दे रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि 300 पौने 300 नंबर का करंट है, मैंने 50% आपको करंट है, यानी करंट गया मतलब आपका बीपीएससी इस बार गया मेंस में भी। तो पीटी में तो था ही इंपॉर्टेंस 35 नंबर का, अब मेंस में भी 50% खाली करंट है, तो इसलिए करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और यूपीएससी तो विख्यात है, कुख्यात है करंट के लिए, वो तो बिना करंट को वहाँ काम ही नहीं चलता है। चलिए, होना भी चाहिए। एक अधिकारी को ट्रेडिशनल चीज पढ़ा के कहाँ तक आप बढ़िया अधिकारी बना सकते हैं। आप बेहतर अधिकारी बनाना चाहते हैं तो उसको आप करंट से ही मैक्सिमम सवाल पूछें, तब वो बेहतर अधिकारी बन पाएगा। 2013 से जो यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से तो यूपीएससी पूरा करंटे फोकस्ड हो गया है। वो जान रहा है कि बेहतर अधिकारी तभी बन पाएगा जब वो करंट जानेगा। हाँ बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अगर चलता है बेहतर तो दृष्टि पढ़िए ना, दृष्टि ठीक है। दृष्टि हिंदी में दृष्टि मैगजीन ठीक है, और अंग्रेजी में क्रॉनिकल पढ़िए, ये तो है ही। नहीं, क्रॉनिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्रॉनिकल सब्जेक्टिव भी है। क्रॉनिकल में आप देखिए निबंध देता है 4-5 पन्ना में, वो सब सब्जेक्टिव है। और योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना चाहिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, योजना और कुरुक्षेत्र। हाँ, उसको जरूर पढ़िए आप। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जानना है तो कुरुक्षेत्र पढ़िए, और शहरी क्षेत्र के बारे में जानना है तो योजना पढ़िए। तो दोनों पढ़ना जरूरी है। या फिर एक आता है इंडिया ईयर बुक, हर साल मार्च महीने में आ जाता है इंडिया ईयर बुक, है ना, तो उसको भी आप ले लीजिए और कुछ सेक्शन को वहाँ से भी आप पढ़ने की कोशिश करिए। मोटा तो उसमें सब कहाँ पढ़ने बोल रहे हैं, कुछ सेक्शन पढ़िए उसमें से निकाल के हमको दीजिएगा, उसमें से हम पन्ना फाड़ के अलग कर देंगे सब। हो गया। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक एसडीएम के बाद अगला बार डीएम के रूप में आपको देखना चाह रहा हूँ। जो अनुभव मेरा व्यक्तिगत है, वैसे तो कम ही अनुभव है, जितना अनुभव है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर देने की कोशिश करूँ। चलिए अब आते हैं आगे। थैंक यू। नेक्स्ट आइए, अब स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्माइट और कंदरा स्तंभ, यही था ना, वो डिपोजिशनल था। अब बोले सर ये बताइए हमको, आप लोग हमको कहिए कि सर ये जो डिपोजिशनल आपने बताया मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपकी तरफ से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने से, सर ये समझ नहीं आ रहा है मुझे कि डिपॉजिट करेगा कहाँ, जब इसका अपर्दन का काम है शुरू होता ग्राउंड पर, तो कहाँ जाके डिपॉजिट कर देगा, जो काटेगा डिपोजिशन कहाँ करेगा। कहेंगे आप सर नदी है तो समझ में आ रहा है कि यहाँ काटा तो बह रही है तो वहाँ ले जाके जमा कर देगी, लेकिन ये तो बेचारा इसमें गति भी नहीं है, तो जमा कहाँ करेगा, जहाँ पर घुलाएगा वहाँ से तो कहीं जा भी नहीं रहा है, फिर जमा कैसे करेगा। आकृति भी बना दिया आप। एक्चुअली ये जमा हर जगह नहीं करते, ये वहीं पर जमाव का काम करते हैं, ये वहीं पर जमाव का काम करते हैं जहां पर घुलन क्रिया हो रहा है और साथ में नीचे में कंदरा हो। नीचे में क्या हो, कंदरा हो, गुफा हो। मतलब कहीं कहीं जमीन में ऐसा होता है कि आप ऐसे पैर मारिए और धंस के नीचे चल जाइएगा, तो कहीं कहीं जमीन में क्या होता है, अंदर कंदरा, गुफा होता है, ऊपर से गुफा दिखता नहीं। तो होता क्या है कि घुलाते 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 पानी अंत में गुफा के छत से जमीन के अंदर टपकने लगता है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं। मान लो कि छत के ऊपर जमीन था, लेकिन ये जो ऑफिस वाला जमीन है उसके नीचे सॉलिड है, पर इतना दूर क्या है, अंदर में गुफा टाइप का है। पता नहीं था आपको, पर अंदर में गुफा टाइप का है। तो ऊपर से पानी टपकेगा, जब आएगा घुलाते घुलाते इसके छत के पास आ जाएगा तो ये टपकना शुरू हो जाएगा छत के नीचे।
तो कभी आप ऐसा घर देखे हैं जहाँ का छत टपकता है? तो फिर पीओपी करते हैं उसका हम जहाँ तहाँ। अभी घर बनाए हैं 1 साल पहले, टपकने लगे तो तोड़ तो सकते नहीं, पैसा खर्चा हो गया है, पूरी पूंजी लगा के बनाए थे, तो उसको क्या करें? 10 साल, कम से कम 10 साल 15 साल चलाएंगे किसी तरह से, इधर सीमेंट उधर सीमेंट करके, लेकिन फिर बाद में तोड़ेंगे। अब अमीर लोग ना करते हैं कि जैसे अमीर लोग तो ऐसे भी है कि भैया इतना पैसा है लोगों के पास कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़ी बहू ने कह दिया कि घर पसंद नहीं है, आजे बना था आजे तोड़वा दिए। छोटी बहू बोल रही थी कि भाई वॉशरूम गलत जगह पे लग गया है, पूरा घर तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी इनकम टैक्स का अगले साल रेट पड़ जाएगा तो सब पैसा चला, इससे अच्छा है कि तोड़ के बना ले 5 बार घर, सब पैसा यूज हो जाएगा। इनकम टैक्स वालों के पास जाएगा, इससे अच्छा है कि घर तोड़ के बना लेते हैं 5 बार, है ना, आजकल चलता है। और घर में जाइए तो कुछ लोग दिखाते भी अपना घर है, पहली बार घर बनाए तो 5 बार दिखाएंगे, एक आदमी को 5 बार, हाँ ले जाएंगे, देखिए ये किचन है, यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर लगवाए हैं। आई बड़ी बहू का कमरा यहाँ संगमरमर है। आई छोटी बहू कह रही थी कि नहीं हमको तो ग्रेनाइटे पसंद है, तो उसका कमरा में स्पेशली ग्रेनाइट मंगवाया गया है। हम लोग इतना सब कुछ झेलते कैसे आप है बड़ी बहू छोटी बहू को? अरे क्या करें, आज के ज़माने में इसने आ गया, बहू बातें नहीं सुनती, बोलती नहीं खाएंगे खाना तो मेरे कमरे में ग्रेनाइट ना लगेगा, है ना। तो ये सब अमीर लोगों की बात है ना। गरीब घर में तो एक ही घर में लोग सब लोग अपना समय बिता देते हैं। तो भैया जाने दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक बार क्या हुआ कि घर बना, एक छोटी सी कहानी याद आ गया। एक बार घर बना तो एक महात्मा जी थे, उनसे दिखवाया गया घर बनने के बाद कि बताइए तो महात्मा जी वास्तु तो सब ठीक है ना? बन गया घर, उसके बाद ये पहले ना पता करना पड़ता है, बना के करिए पता तो क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा फिर। तो आए महात्मा जी, बोले कि घर कैसा है पूछे, महात्मा जी बोले कितने दिन पहले बना है? तो अभी 1 सप्ताह पहले ही गृह प्रवेश था। उनके अच्छा। तो बोले कि इससे अगर हम बता देंगे आपको घर कहाँ कहाँ खराब है तब तोड़ने के लिए तैयार है, तभी हम बताएंगे, वैसे नहीं बताएंगे। तो बोले कि महात्मा जी तो 1 सप्ताह पहले बनबे किया तो कैसे तोड़ देंगे? तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? फिर बोले छत हो गया अलबत हो गया। उन्होंने कहा एक लाइन, छत हो गया अलबत मतलब बहुत बढ़िया होना, एक हमारा शब्द होता अलबत। तो उन्होंने मघिम बोला कि छत हो गलवा अलबत हो गलवा, चुपचाप से रहा आराम से। लोग के घर नसीब नहीं, आपको तो घर मिल गया, उसमें वास्तु दिखवा रहे हैं आप। हम बता देंगे तो घर तोड़िएगा तो बता देते हैं, है ना। पराठा बन गया तो पूड़ी बनाने को तैयार है तो हम बताते हैं, फिर से उसको आटा के रूप बदलने के लिए तैयार है तो बना देते हैं। समझ आ रहा है बात? तो उन्होंने कहा छत हो गया अलबत हो गया। लोगों को छत नसीब नहीं, आपको तो छत मिल गया, इसमें भी वास्तु क्या देखना। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या लिखे? हाँ तो अच्छा, घर चूने से आ गया था बात। हाँ तो छत टपक रहा है, हमारे गांव में चूना बोलते हैं। घर टपक रहा है, तो टपकने वाला घर में आप देखे होंगे कि बहुत दिन तक टपकने लगा तो कुछ देर बाद एक पतला सा परत जम जाता है, चूना ऊना का, कुछ सीमेंट उमेंट का, देखे होंगे लंबा लंबा धारी बन जाता है। जहाँ छत टपकता है ना वहाँ लंबा लंबा धारी बन जाता है, ऐसा देखे होंगे आप। तो ऐसे ही जब ये चूना वाला चट्टान से घुल करके ये टपकेगा गुफा के अंदर पानी, तो छत के दीवार में भी, चूंकि अंदर में क्या है टेम्परेचर ज़्यादा है, जमीन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कुछ पानी भाप बन के उड़ जाएगा छत के साथ ही, तो कुछ चूना जमा हो जाएगा छत पर भी, और कुछ पानी टपक के नीचे भी आएगा, तो कुछ चूना नीचे भी जमा होगा। तो सैकड़ों वर्ष में चूना जमा होते होते एक खंभा के रूप में आने लगेगा, और ऊपर भी चूना जमा होते होते ऊपर से खंभा नीचे लटकने भी लगेगा। ये 1-2 साल की बात नहीं है, 200-300-500 साल में ऐसा होता है। हम अपने छत में तो खाली धारिये देखे हैं सर, उसमें से लटकता हुआ खंभा तो नहीं देखे ऊपर से। तो आप कितने दिन के हैं अभी, ये देख लेंगे खंभा और धारी दोनों। तो भैया समझ में आ रहा है बात? तो हाँ वैसा ही होता है। उरावा क्रिस्टल दूसरा चीज है, आप कुछ अलग दिमाग में बना कर रखे। क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब होता दाना दाना, रावा रावा। क्रिस्टल जब दाना दाना हो तो उसको क्रिस्टल बोलते, क्रिस्टल ऐसा नहीं होता। तो कोई गलत फोटो आपको दिखा दिया क्रिस्टल का, हो गया। मान लीजिए गुफा है ये, अब गुफा के दीवार ऊपर से टपकने लगा पानी, तो बहुत दिन बाद चूना जमा होते होते कुछ ऐसा बन जाएगा। बहुत दिन तक अब कुछ पानी नीचे आएगा तो नीचे ऐसे बना देगा। ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा
तो कभी कभी दोनों, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों मिल जाएगा। क्यों जी? तो जो ऊपर से लटक रहा है उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे से जा रहा है उसको स्टेलेक्माइट माइट, और जो दोनों जुड़ गया उसको कंदरा स्तंभ। कितना आसान है ज्योग्राफी, नहीं जी? बहुत ही जी। सब अरे हो सकता है कि यहाँ ऊपर से छत में जमा हुआ ना हो, कुछ जगह पे अलगहू बन सकता था। ठीक है, आप सामने बना लीजिए, कोई दिक्कत। समझ, नीचे वाला को स्टेलेक्माइट, ऊपर से जो खंभा आएगा उसको स्टेलेक्टाइट, मिल जाएगा तो कंदरा स्तंभ। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। मतलब आपको इस चीज को समझाने वाला मास्टर अगर केवल ऐसे छत के नीचे रहा है जीवन भर, जो टपका नहीं, तो बढ़िया आपको नहीं समझा सकता, नहीं जी? जो है मास्टर आपका, जैसे मैं टपकने वाले छत के नीचे भी कभी कभी रहा हूँ, है ना, तो बता सकता हूँ कि भैया हम लोग कई बार पीओपी किए। 1600 रुपये का पैकेट छोटा सा आता था, उसको मिलाए लगा दिए छत में। पुराना एक छत था दादा जमाने का, तो उसी में हम लोग, दरवाजा नहीं था पुराना वाला घर का, तो उसमें हम लोग करते थे। पहले ज़माने में बिजली नहीं होती थी, हर गांव में बिजली, हालांकि मेरे गांव में 96 तक बिजली था। 96 में ट्रांसफार्मर जल गया तो फिर बिजली खत्म हो गई थी, तो फिर नीतीश कुमार जी की कृपा से गांव में दोबारा बिजली आ गई है। मैंने 10 साल हम लोग बनवास पे रहे, 96 से 2006 तक, मतलब ट्रांसफार्मर फिर लगा ही नहीं, और चोर भी तार चुरा लिया सब। हमारे यहाँ फ्री में बना है, हमारे गांव में पैसे, राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन से बना है मेरे यहाँ। तो भैया उस समय लोग गांव में क्रिकेट मैच देखना होता था, रामायण देखना होता था, तो ट्रैक्टर वाला बैटरी उतार के देखते थे सब। क्रिकेट मैच आ रहे तो ट्रैक्टर का बैटरी, एंटीना होता था। हाँ, रामायण लोग देखने आते तो चप्पल जूता बाहर खोल देते थे, और अंदर बड़ा है ना, अब भगवान राम कोई प्रसंग आए तो भावुक हो गए सब लोग, सबके आंख में थोड़ा थोड़ा आंसू है। अरुण गोविल जब गए नेपाल, जो राम के रोल किए थे, नेपाल गए तो नेपाल के सब लोग उनको पैर पे पैसा चढ़ाने लगा, पैर पे गिरने लगा। वो गए थे जींस टी शर्ट में अपना, गए घूमने, नेपाल गए, राम के रोल किए थे, तो उनको लोग पैसा चढ़ाने लगा, भगवान माला पहना लगा, भगवान श्री राम की जय, है ना। तो ये भारत देश आस्था का देश है। अरुण गोविल भी बेचारे, फिर बाद में उनका करियर ही खराब हो गया, फिर मूवी बहुत सारा मिला, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रोल कर लिए थे, तो कुछ ऐसा वैसा फिल्म कर भी नहीं सकते थे, है ना जी। फिर भक्तिया लाइन में चल गए। हो गया, क्लियर है? हाँ, रावण मर गए, हाँ मर गए, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सुनिए, एक जो हम लिखवाए थे बालू पत्थर कटक, जो आपको लिखवाए हैं बालू पत्थर कटक ना, वो अपर्दन से ही बनता है। किससे बनता है? अपर्दन से। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई ऐसा चट्टान कठोर, मुलायम, कठोर, मुलायम, कठोर, मुलायम, इस तरह से चट्टान हो, तो भूमिगत जल किसको घुलाएगा? इसको घुला पाएगा? ये कठोर चट्टान है, इसको घुला पाएगा? ये मुलायम है, इसको मुलायम को घुला पाएगा? कठोर को नहीं घुलाएगा, लेकिन मुलायम को घुला लेगा। तो क्या होगा? ये मुलायम है, ये मुलायम चट्टान है, ठीक है। तो कैसा बनेगा? इसको घुलाएगा तो कुछ इस तरह का आकृति बनेगा। बालू पत्थर कटक, यही है बालू पत्थर कटक। बस ये हमारा क्या हो गया? कास्ट टोपोग्राफी। ये भी लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मेघालय। यूरोप में कहाँ? एड्रियाटिक सागर। नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ मिलता है ये।
यूरोप, अच्छा आप जल्दी जल्दी करके छोड़वा दे रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब लिखे नदी निर्मित स्थलाकृतियां। अच्छा, काष्ठ स्थलाकृति भारत में मेघालय में, काष्ठ स्थलाकृति भारत में मेघालय में, यूरोप में इटली के पास एड्रियाटिक सागर के तट पर, यूरोप में एड्रियाटिक सी कोस्ट इन इटली, एड्रियाटिक सागर के तट पर यूरोप में, भारत के मेघालय में, एड्रियाटिक सागर के तट पर यूरोप में, है ना, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, इसके अलावा अमेरिका के प्रेरी प्रदेश के आसपास, अमेरिका के लिखो इंग्लैंड में, अरे एड्रियाटिक सागर इटली, मेघालय, एड्रियाटिक सागर इटली, इंग्लैंड, इंग्लैंड और प्रेरी घास के मैदान में, प्रेरी घास के मैदान में। हो गया। अब लिखिए नदी निर्मित स्थलाकृति, नदी निर्मित स्थलाकृतियां, रिवर टोपोग्राफी, हेडिंग डाल दीजिए अब रिवर टोपोग्राफी। रिवर टोपोग्राफी, नदी हो जाएगा तो बस दो रह जाएगा, ग्लेशियर और समुद्र की लहरों से निर्मित स्थलाकृति। लेकिन समुद्र की लहरों का उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन मेन हिमनद है, इसके बाद हिमनद करा देंगे तो आपका, और समुद्र से निर्मित स्थलाकृति जल्दी हो जाएगा, उसमें कम ही है। रिवर टोपोग्राफी, नदी स्थलाकृति, नदी स्थलाकृति, नदी निर्मित स्थलाकृति या नदी स्थलाकृति। नदी भी तीन तरह के कार्य करता है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। जैसे कि इंसान तीन अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, वैसे एक नदी भी तीन अवस्था से गुजरती है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तीन अवस्था है। नदी जब अपने बाल्यावस्था में होती है तो तोड़ फोड़ का काम करती है, काट छांट का काम करती है। जब एक बच्चा चलना शुरू करता है तो सामने में जो मिलता है सबको तोड़ देता है। गिलास मिला, गिलास फेंक दिया, ऐसे मोबाइल मिला, पानी में डाल दिया जाके, जो मिला। जब जैसे बोले रुको रुको रुको, तब तक तो पानी में डम, जल्दी निकालिए, पहुँच पास कीजिए, मोबाइल गया। कभी कभी तो बच्चा खुद भी पानी में गिर जाता है। अभी सुनने में आया कि वॉशिंग मशीन में डूब के एक बच्चा मर गया, क्योंकि वॉशिंग मशीन का पानी निकाला नहीं लोगों ने कपड़ा धोने के बाद, और बच्चा एकदम छोटा था, पता नहीं कैसे चढ़ गया ऊपर और गिरा। अब बहुत देर तक अब मर गया, पता चला बहुत बाद में, देखा कि अंदर है, खोज पूरा खोज हुआ, नहीं मिला, अंत में उसी में मरा हुआ है। ऐसा भी हुआ है। ये सब भी आज की आधुनिकता का ही प्रकोप है। माता पिता को ज़्यादा बच्चों का उतना फुर्सत नहीं है। आजकल माता पिता अपने बच्चों को क्रॉन्च में भेजते हैं, दाई नौकर भेजते हैं, प्ले स्कूल, 3 साल से वो कहा जाता है, वो प्ले स्कूल में। इतना जल्दी अपने बच्चे को इतना जल्दी बड़ा बनाने की चेष्टा है कि 3 साल की उम्र से कहाँ भेज देते हैं उसको, प्ले स्कूल में। क्या जल्दी है भैया,
माँ बाप का प्रॉपर गाइडलाइन, प्रेम नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा, तो अंत में आपको घर से निकालेगा वो। 3 साल में जो लड़का प्ले स्कूल में जा रहा है, गारंटी है कि उसका बेटा उसको घर से निकालेगा, उसको अपने माँ बाप को घर से वो निकालेगा, वृद्धाश्रम भेजेगा। जो लड़का 3 साल में प्ले स्कूल में गया, 90% चांस है कि अपने माँ बाप को प्ले स्कूल में भेज देगा। भैया एक उम्र तक माता पिता का स्नेह जरूरी है। अब 3 साल से बाई में पढ़े हैं कि जल्दी कलेक्टर बन जाए, जल्दी कलेक्टर बन जाए, IIT, ये तो एम्स, तो डॉक्टर, इंजीनियर। शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया, अरे बेटा तुम्हें भी इंजीनियर बनाऊंगा, जाओ प्ले स्कूल। फुर्सत कहाँ है? अब कहाँ होता है प्ले स्कूल में? घर में होगा ज्यादा। वही स्कूल, प्ले स्कूल में जो सिखाया जा रहा है, माँ बाप टाइम देकर अपने बच्चों को घर में वो चीज सिखाएं तो ज्यादा ब्रेन डेवलप होगा। ना 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 ना, गलत है। 3 साल में प्ले स्कूल ये नुकसानकारी है। नहीं, गलत है, मैं बता रहा हूं, गलत है तो गलत है। हम मिलेंगे आपसे, बताएंगे क्यों गलत है, ठीक है? आप भविष्य के माता पिता हैं इसलिए बता दिया आप लोगों को। अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अब सुनिए, जैसे बच्चा बाल्यावस्था में तोड़फोड़ का काम करता है, उसी प्रकार से नदियां भी बाल्यावस्था में उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो तोड़फोड़ का काम करती है, क्योंकि जहां से नदी निकलती है वहां स्लोप इतना ज्यादा होता है कि नदी की स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और नदी का नेचर है कि स्पीड ज्यादा तेज हो जाए तो अपने किनारों को नहीं काटती, अपने तली को काटती है, नीचे को काटती है। लेकिन नदी का स्पीड कम हो जाए तो अपने किनारों को काटते, तली को नहीं काटती। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ नदियाँ गहरी होती है पर चौड़ी नहीं होती, क्योंकि स्लोप के कारण नदी इतनी तेज बहती है कि किनारों को नहीं काटती, अपने तली को काटती है। इसलिए नदियाँ गहरी होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। आप ऋषिकेश चले जाओ, उधर ऊपर चले जाओ मसूरी, वहाँ नदी मिलेगी, लेकिन आपको गहरी मिलेगी नदियाँ, डूब जाएंगे आप, लेकिन नदियाँ चौड़ी नहीं है। क्लियर है? लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ पर स्लोप खत्म हो जाता है, जैसे नदी की स्पीड कम हो जाती है। और नदी की स्पीड कम हो जाने से क्या होता है कि नदी जब भी स्पीड उसका कम हो जाए तो नेचर होता है नदी का को तली को नहीं काटता, किनारों को ज़्यादा काटता है, किनारों को ज़्यादा काटता है। इसीलिए मैदानी क्षेत्र में नदियाँ चौड़ी होती है, मैदानी क्षेत्र में नदियाँ चौड़ी होती है लेकिन गहरी नहीं। जैसे पटना में जितना चौड़ी है गंगा उतनी गहरी नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? ऐसे भी बाल्यावस्था में आदमी जो सामने मिल, अगल बगल का नहीं, जो सामने मिला उसको तोड़ दिया। लेकिन जब आदमी यानी अपने आप को देखता है बाल्यावस्था में, टीन एज तक आदमी, लेकिन जैसे 20 में आ जाता है, 20 से 30 वाले में आता है, आदमी यूथ कहलाने लगता है। और उस स्टेज में आदमी सबको लेकर चलता है, माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई है, सबको अगल बगल को लेकर चलना शुरू करता है। अपना कम करता है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा करता है। जीवन का भी नेचर है, नदी का भी नेचर है कि अपने अगल बगल को काटती है, तली को काटना बंद कर देती है, यानी उसका कुनबा बड़ा हो जाता है ना, नदी का कुनबा चौड़ा हो जाता है ना जी? समझ में आ रहा है बात? कुछ जुड़ रहा है लाइफ से नदी का। और वृद्धावस्था में जब स्पीड, वृद्धावस्था में हर इंसान की स्पीड, जितना तेज इंसान टीन एज में भागता है उससे थोड़ा सा कम भागता है 20 वाले, 30 वाले, 40 वाले में। अब 50 के बाद स्पीड बिल्कुल कम हो जाता है। जितना दौड़ जाते थे उड़ते हुए, कब दिल्ली पहुंच गए, कब बम्बई पहुंच गए, कब चेन्नई पहुंच गए, 1 सप्ताह में 20 शहर का यात्रा करके आ गए। अब मार्केटिंग वाले बंदा है, मान लो किसी कंपनी में, आपको पूरे भारत की जिम्मेवारी दे दिया है, तो पूरा कमा रहे हैं पैसा, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख कंपनी आपको दे रही है, खूब घूम रहे हैं आप। लेकिन जब आप बूढ़े हो गए तो आप दौड़ना बंद कर दिए, है ना? जैसे एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि क्या समय था मेरा, जब उड़ते हुए कब बम्बई चले जाते थे और कब उड़ते हुए बम्बई से घर आ जाते थे पता नहीं चलता था। एक गायक, एक संगीत लेखक हैं संतोष आनंद, वो अपने दर्द में सुनाते हैं बेचारे कि वो समय था, उड़ते हुए कब बम्बई जाते थे और कब घर चले जाते थे पता नहीं चलता था, वो समय था। और अब दोनों पैर सपाहिज हो गए हैं। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि बुजुर्गावस्था में इंसान अपनी स्पीड को कम कर लेता है और बोझ को छोड़ने लगता है, अपने बच्चों पर छोड़ देता है कि अब बेटा देख लो, वहाँ खेत पहचान लो अपना, ये कौन कौन खेत अपना है। क्योंकि पटना पढ़ने के क्रम में हम एक चीज़ जरूर
मिस करते हैं कि अपने खेत को नहीं पहचानते। गांव में जाते हैं तो पहचानवाना पड़ता है कि खेत अपना है, अगली बार के तो फिर भुलाए ले। तो पिताजी जब अंतिम अवस्था में आते हैं तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को खेत घुमाते हैं और बताते हैं कि यहाँ यहाँ मेरा बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। और शर्मा जो था, गुप्ता जो था, वो सब 2-2 लाख रुपये कर्जा लेकर रखा हुआ है, हम अगर नहीं रहे तो मांग लेना, बता देता हूँ। और जो घड़े में 5 किलो सोना वहाँ गाड़ा हुआ है। अभी तक तुमको नहीं बताए थे तो बेटा बता कि पिताजी जब बोले थे बाइक लेने के तब क्या बोले थे, पैसे नहीं है। बताइए उतना सोना गाड़ के रखे हुए, अब बता रहे हैं आप, है ना। यानी हमारा भी बुढ़ापा ला दिए, इस चीज को बताते बताते हमारा बुढ़ापा ला दिए। जब मेरा काम का था उस समय नहीं बताया आप। तो जो भी हो, तो जैसे बुजुर्ग अपनी बोझ को छोड़ देता है, वैसे नदी भी जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो अपनी मिट्टी जो काट कर ले आ रही है, जो दुनिया के बोझ को ढोकर ला रही है, वो क्या करती है, छोड़ना शुरू कर, जिससे क्या निर्मित होता है, डेल्टा। क्या निर्मित होता है, डेल्टा। समझ में आ रहा है बात। तो नदी 3 तरह की अवस्थाओं से गुजरती है, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में नदी क्या करती है, बाल्यावस्था में नदी तीनों काम करती है। बाल्यावस्था में नदी तीनों काम करती है, अपर्दन भी करती है, परिवहन भी करती है और निक्षेपण भी करती है। तभी आपने कहा कि सर बाल्यावस्था में तो आदमी कुछ जमा करने की कोशिश तो करता नहीं, क्यों नहीं करता जी। गांव के बाजार में जाते हैं, गांव के मेला में जाते हैं तो गुल्लक ले आते हैं मिट्टी का। एक बच्चा भी सेविंग जानता है नहीं जी, दिवाली से 2 महीना पहले गुल्लक ले आया, हर 2 रुपया के सेविंग किया पटाखा खरीदने के लिए। अगर गार्जियन कंजूस है तो बेचारा अपना व्यवस्था बच्चा खुद करता है ना। दशहरा के मेले में गया, एक गुल्लक ले आया और जो भी पैसा मिला उसमें डालता गया, गुल्लक फूट गया किस दिन, दिवाली के दिन। और जाके सब पटाखा ले आए, सुखा रहे हैं दिन भर बैठ के, है ना। गोलू जो है हाथ न लगा दे इसमें पटाखा में, देखो गोलू पटाखा से दूर रहो, ये मेरा अपना पैसा का पटाखा है ना भाई। तो भैया बचपन में इंसान भी क्या करता है, सेविंग करता है। वैसे ही नदी भी बाल्यावस्था में जमा करने के भी काम, निक्षेपण मन जमा करना, परिवहन तो जमा करेगा कैसे, जब परिवहन करेगा, और अपर्दन का भी काम करते। एग्जाम्पल बताता हूँ, नदियां जब बाल्यावस्था में होती है तो बहुत तेज चलती है, जिससे अपने किनारों को तो नहीं काटती पर तली को काटती है। इस क्रम में बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ लेती है, क्योंकि पहाड़, नदी तेज कहाँ चलेगी, पहाड़ों में। अब पहाड़ में मिट्टी थोड़े ना, चट्टान है, तो इन बड़े बड़े चट्टानों को नदियां क्या कर लेगी, उखाड़ लेगी। और उखाड़ेगी तो रोकेगी नहीं, अपने धारा के स्पीड से, चूंकि स्लोप भी है, तो एक बार चट्टान उखड़ा तो खुद भी लुढ़केगा और नदी भी उसको धक्का देकर लुढ़काते पुढ़काते लुढ़काते पुढ़काते ले आएगी। कहाँ ले आएगी, पर्वत के पैर के पास, पर्वत के पैर के पास। अब नदी पर्वत के जैसी बाहर निकलेगी, पहाड़ को छोड़ देगी, तो उसके पास उतनी स्पीड नहीं रह जाएगा, तो बड़े चट्टानों को ढो पाएगी क्या, नहीं ढो पाएगी। तो पर्वत के पैर के पास उसे क्या कर देगी, जमा कर देगी। तो तीनों काम किया नदी, अपने बाल्यावस्था में तीनों कार्य कर लिया भाई। काटा भी, ढोकर लाया भी, अंतिम अवस्था में जमा भी कर दिया। अंतिम मतलब बाल्यावस्था का जो अंतिम फेज था वहां जमा भी कर दिया। आपने सुना होगा जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, भाबर, ये जो आपने सुना है, ये सब कौन बनाते हैं, नदी। और कहाँ बनाती है, बाल्यावस्था में कि युवावस्था में, वृद्धावस्था में, बाल्यावस्था में। समझ में आ गया। इसके बाद नदी जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो आप जानते हैं नदी का जो चलने का जो तरीका है वो एस आकार में है। नदी कैसे बहती है, एस आकार में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नदी का नेचर होता है, नदी का एक कॉमन नेचर होता है, चाहे अमेरिका की नदी हो चाहे भारत की नदी हो। नदी का एक कॉमन नेचर है कि अगर मान लीजिए कि नदी है यहाँ सामने, एक तट है यहाँ, एक तट यहाँ है, तो अगर इस तट को नदी काट रही है तो दूसरे तट पे क्या करती है, जमा करती है। नदी का नेचर होता है। नदी के नेचर हम पढ़ाएंगे, रिवर का फ्लो पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे आपको, मैंने जो मेंस में पढ़ना है कि नदी एक तरफ काटती है तो दूसरी तरफ जमा कर। देखिएगा नदी में आप कभी गौर से देखिएगा, एक तरफ लगातार काटे जा रही है तो उसी के जस्ट अपोजिट में देखिएगा वहां जमा करती जा रही है। ये नियम होता है नदी का, रिवर का नियम है यही। और फिर अगर उधर जमा हो गया काम भर तो फिर इधर जमा करना शुरू, उधर काटना शुरू करेगी। ये नदी का नेचर होता है परमानेंट, सामने सामने ही होता है। यहाँ काटेगी तो सामने में जमा करेगी। समझ आ रहा है बात। तो नदी जब इसी कारण से मान लीजिए एक तरफ काट रही है, एक तरफ जमा कर रही है, तो कुछ आकार कैसा बनेगा, उधर से निकला हुआ, इधर से कटा हुआ, तो कुछ एस जैसा आकृति, एस जैसा आकृति क्यों बनेगा। नदियां अपनी एस आकृति क्यों बनाती है, नदी अपनी एस आकृति क्यों बनाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काट रही है तो यहाँ पर जमा कर रही है, फिर इस सामने आएंगे तो यहाँ पर काट क्या कर रही है, जमा, यहाँ पर जमा कर रही है तो यहाँ काट रही है। फिर समझ में आ रहा है, बना देता हूँ ऐसे,
यहां पर मान लीजिए जमा हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, जमा, और जो काट रहा है उसको लाल से कर देते हैं। अब देखिए, अब अगले स्टेप में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये भी नियम नदी का है कि अगर यहां पर इस तरफ काट रही है, उधर जमा कर रही है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, उस तरफ काटेगी, यहां, ये भी नियम होता है नदी का। तब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चा, यहां पर क्या करेगी, जमा, तो यहां पर काटेगी। तो इस तरह से अगर होता चलेगा तो नदी का आकार कैसा हो जाएगा, एस आकार में। तो मैदानी क्षेत्र में नदियां एस आकार का निर्माण क्यों करती है, समझ में आया। इसको भूगोल की भाषा में मिएंडर कहते हैं। भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं, मिएंडर। क्या बोलते हैं भैया, मिएंडर। उसके बाद नदी में मैदानी क्षेत्र में बाढ़ भी आता है, बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी बहुत दूर तक फैलता है। तो नदी जो मिट्टी काट कर लाती है, बाढ़ का पानी जहाँ तक फैलेगा वहाँ तक उस मिट्टी का विस्तार होता है, और उससे जो मैदान का निर्माण होता है उससे बोलते हैं फ्लड प्लेन। तो नदी द्वारा और क्या बनाया जाता है, फ्लड प्लेन, बाढ़ का मैदान। अभी केवल बोल दे रहा हूँ, क्या बनेगा भैया, बाढ़ का मैदान बनेगा। समझ में आ रहा है बात। बाल्यावस्था में क्या बना, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, एलुवियल फैन, एलुवियल कोन, भाबर, पत्थर के जमाव से मैदानी क्षेत्र में एस आकार में बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मिएंडर। मिएंडर अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। हिंदी में विसर्प कहते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विसर्प। इस आकृति को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस आकृति को क्या बोलते हैं, विसर्प कहते हैं। इस आकृति को क्या बोला जाता है, विसर्प। क्लियर है। अब देखिए, नदी का बाढ़ का पानी फैलेगा तो एक मैदान का निर्माण होगा दोनों तरफ, एक मैदान का निर्माण होगा दोनों तरफ। ये नदी है मान लेते हैं, कलर चेंज कर लेना चाहिए मुझे, रुक जाइए। तो नदी जो है, ये जो एस बना रही है इसको क्या बोलेंगे, मिएंडर, विसर्प। और नदी क्या करती है, अपने किनारे पर भी मिट्टी का जमाव करती है, उसको तटबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं, तटबंध कौन बनाती है, नदियाँ। एम्बैकमेंट कौन बनाती है, नदियाँ बनाती है। और जो बाढ़ का पानी फैल करके मैदान का निर्माण किया उसे क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन। क्या बोलेंगे उसको। तो मैदानी क्षेत्र में नदियाँ क्या क्या बना लिया, नदी अपने युवा अवस्था में मैदानी क्षेत्र में क्या क्या बनाया, तटबंध, अंग्रेजी में एम्बैकमेंट। तटबंध, जिस तट से छलांग लगा के आप तैरने जाते हैं उसको तटबंध कहते हैं। तटबंध का निर्माण कौन किया, नदी। हालांकि आजकल आर्टिफिशियली भी बनाया जा रहा है कोसी नदी में। कोसी नदी में कोई तटबंध नहीं था, इसी कारण से कोसी नदी अपनी रास्ता बदल लेती थी। कोसी नदी में कोई तटबंध नहीं था, इसीलिए कोसी नदी अपनी रास्ता क्या कर लेती थी, बदल लेती थी, है ना। कोई तटबंध उसमें नहीं था। अब आर्टिफिशियल भी तटबंध बनाया जा रहा है, लेकिन नदियां भी क्या करती है, मिट्टी के जमाव करके अपना तट का निर्माण करती है, उसे तटबंध कहते हैं। और बाढ़ के मैदान का निर्माण भी कौन करती है, नदी करती है। बाढ़ के मैदान का निर्माण भी कौन करती है, नदी। तटबंध का निर्माण कौन करती है, नदी। विसर्प कौन बनाता है, नदी। अब आइए, इतना तो हो गया, बना है। अरे इसको बोलते हैं तटबंध, इसको एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट, इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। एम्बैकमेंट मतलब हो गया, हो गया। इसको बोलते हैं विसर्प या मिएंडर। इरोजन, इरोजन कल तो लिखवाया था, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजिशन।
हो गया। बाकी फोटो कल भी बना देंगे हम, चिंता मत कीजिए। कल हम लोग हिम्मत तक खत्म कर लेंगे। हिम्मत खत्म तो बस एक ही रहेगा, समुद्र निर्मित, तो कोई इतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। सिलेबस के हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस है एक तरह से। मैंने कल की क्लास में हमारा भूगोल फेयरवेल हो जाएगा। ना फेयरवेल आप लोग का रिजल्ट आएगा ना, आप लोग का पीटी जिस दिन होगा हम उस दिन फेयरवेल करेंगे। ये तो यही हुआ कि मन आएंगे, मिसलेनियस कर लेंगे। हो गया, समझ गए, करा देंगे, होगा, सब होगा। जब यहाँ आए हैं तो क्या बोले टॉप 100 में आप लोग को रखना है तो क्या करना तो पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा और सुनिए। मान लीजिए विसर्प ऐसे हो जाए, ज्यादा कट जाएगा, नदी ज्यादा कट जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ज्यादा अंदर तक ऐसे होते रहे बहुत दिनों तक तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो ऐसा होगा कि मान लीजिए नदी से घूम के जा रही है, बहुत दूर तय करना पड़ रहा रास्ता, नदी ऐसे घूम करके आ रही है, पूरा इतना घूम रही है, ऐसे ऐसे, कितना टाइम लग रहा है में। तो कभी कभी क्या होगा, नदियाँ इस बीच के रास्ते में जहाँ से घूम रही थी वो मिट्टी का क्या कर देगी, यहाँ जमाओ, तो क्या अंदर अब नदी जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो नदी क्या कर लेगी, अपने रास्ते को सीधा कर लेगी, पुराने रास्ते को छोड़कर क्या कर लेगी भैया, विसर्प जब काफी अंदर हो जाए तो विसर्प के मुहाने पर क्या कर देगी, मिट्टी का जमाव, जिससे विसर्प के अंदर नदी प्रवेश नहीं करेगी बल्कि सीधे रास्ता चेंज कर ली। नदी ऐसे ही रास्ता बदलती है, रास्ता सीधा हो जाएगा। तो जो पुराना रास्ता है उसमें कभी कभी पानी जमा हो जाता है कि गाय के ये इस तरह से पानी जब पुराने रास्तों में क्या जमा हो जाता है, पानी। पुराने रास्तों में गोखुर जमा थोड़ा ना होगा, पानी जमा होगा। पुराने रास्ते में क्या जमा हो जाता है, पानी। तो दिखता है कैसा, झील जैसा। कैसा दिखता है जी, झील जैसा, और वो दिखेगा गाय के खूर की तरह, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। नदी अपने युवा अवस्था में क्या बनाती है, गोखुर झील का भी निर्माण करती है। या इसका एक और नाम है छाड़न झील। राघवेंद्र जी, इसका एक और नाम क्या है, छाड़न झील। छाड़न क्यों बोला गया, क्योंकि नदी इसको छोड़ दिया है, वहीं बना है। छाड़न झील, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक एक ही बात है। तो तीनों सही है, हो गया। चलिए, और लास्ट में नदी क्या बनाएगी अंतिम स्थिति में, डेल्टा। क्या बनाती है, मिट्टी के जमा करके क्या बनाती है, डेल्टा। नदी जब वृद्धावस्था में पहुंचती है तो मिट्टी को ढो नहीं पाती और ट्रायंगुलर शेप में जमा कर देती है मिट्टी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप में मिट्टी को नदी जमा कर देती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप में जो मिट्टी जमा हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। समुद्र के किनारे नदियां जहां मुहाना बनाती है वहां क्या बनाती है जी, डेल्टा। लेकिन आपको एक दिन बताए थे, याद होगा, सुनो, आप लोग को एक दिन बताया था कि जब नदी में मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो तब तो डेल्टा बनेगा, नदी में मिट्टी की मात्रा अधिक हो तो क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। लेकिन नदी में मिट्टी की मात्रा बहुत कम हो, नदी में मिट्टी की मात्रा बहुत कम हो तो डेल्टा फिर नहीं बनेगा, कटा फटा डेल्टा बनेगा। क्योंकि मिट्टी का जब जमाव होगा समुद्र के किनारे भारी मात्रा में तो समुद्र उसे काट नहीं पाएगी, एक रेगुलर शेप बनेगा। लेकिन मिट्टी की मात्रा कम होगी तो समुद्र की लहरें उसे बहाकर ले जाएंगी, तो एक कटा छटा डेल्टा बनेगा। और कटा छटा डेल्टा को एस्चुरी कहते हैं। कटा छटा डेल्टा को क्या बोलते हैं, एस्चुरी। सुना होगा, नर्मदा ताप्ती नदी क्या बनाती है, भारत में साउथ इंडिया की नदियां क्या बनाती है, एस्चुरी। हिंदी में बोलते हैं ज्वारनद मुख। क्या बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है नर्मदा और ताप्ती। जिस नदी में मिट्टी ज्यादा हो क्या बनाएगी, हाँ, जिस नदी में मिट्टी ज्यादा हो क्या बनाएगी, डेल्टा। मिट्टी ज्यादा हो तो क्या बनाएगी, डेल्टा, काट छट नहीं पाएगी। और जो डेल्टा कट छट जाए उसी को क्या बोलते हैं, एस्चुरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेल्टा में सुन लीजिए, मिट्टी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है
डेल्टा में मिट्टी की मात्रा ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है। डेल्टा में मिट्टी की मात्रा इतना ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, धारा, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होने का धारा कई दिशा में बदल जाती है। इस धाराओं को, बिखरे हुए नदी की धाराओं को, एक ही नदी के कई धारा हो जाएगा, समझ सकते हैं। ज़्यादा मिट्टी हो जाएगा तो कुछ धारा इधर से, कुछ पानी इधर से, तो इसे बोलते हैं हम लोग वितरिका। क्या बोलते हैं इसको, वितरिका। अंग्रेजी बाद में बता देंगे, इसका अंग्रेजी ध्यान नहीं आ रहा है। वितरिका, नदी जब डेल्टा क्षेत्र में कई हिस्सों में बट जाए, बता देंगे इसको क्या बोलते हैं, वितरिका। हो गया, ये तो आज ये हो गया क्या, बेसिक। आपका बेसिक दे दिए नदी का। 2-3 पॉइंट और छूट रहा है नदी में, कल इसको पढ़ाकर 10-15 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा नदी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कल आप लोगों को ग्लेशियर हम हर हाल में खत्म करेंगे और ओवरव्यू दे देंगे समुद्र से निर्मित स्थलाकृति का, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और यदि आप हमारा, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन में अभी जुड़े हैं, ऑनलाइन वालों के लिए भी बोल रहा हूँ भाई, सुन लो, हमारा पुराना वीडियो सारा मिशन 50 चैनल पे अपलोडेड है। 1-2 वीडियो छोड़ करके, कुछ वीडियो छूटा हुआ है, लेकिन कुछ ही छूटा हुआ है। आप पुरानी वीडियो को देखिएगा, और उसको वीडियो को देखने में कहीं डाउट होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को बोल रहा हूँ, कोई डाउट होगा उस वीडियो को देखने में, कहीं मान लीजिए आप मेरा वीडियो से पढ़े और उसमें कुछ डाउट आपको आ गया पढ़ने में, तो उसमें डाउट आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जब क्लास में आइएगा तो डाउट हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, डाउट पूछने के लिए आपकी छूट है। ठीक है, बाकी रेगुलर क्लास कीजिए, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बार सफल होंगे। कैसा लगा क्लास आज का? चलिए, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, मौज कीजिए। हम मौज तबे होगा जब पढ़िएगा, है ना, बिना मेरे स्वर्ग